नमस्कार। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि बेटर ब्रेन हेल्थ क्यों ज़रूरी है महिलाओं के लिए। इस वीडियो का जो मेन जो फ़ोकस रहेगा वह महिलाओं पर रहेगा कि उनको अपने ब्रेन की, अपने दिमाग की अच्छी हेल्थ बनाना क्यों ज़रूरी है, उनको क्यों इसे प्रायोरिटी देनी चाहिए। क्योंकि जो रिसर्च बताती है महिलाएँ अपने फ़िटनेस पर ज़्यादा ध्यान देती हैं, उनको 88% कम चांस होते हैं डिमेंशिया होने के बड़ी उम्र में। सालों तक रिसर्चर्स जो थे वह मानते थे कि अमेरिकन औरतें जो हैं उनको दुगने संभावनाएँ होती हैं अल्ज़ाइमर डेवलप करने के आदमियों के मुकाबले। अल्ज़ाइमर जो है वो उम्र के साथ बढ़ता जाता है, उसके चांस बढ़ते हैं। जितना बड़ी उम्र का व्यक्ति होगा चांस ज़्यादा होगा डिमेंशिया होने का, अल्ज़ाइमर होने के। तो पहली जो थ्योरीज़ हुआ करती थी, जो सिद्धांत हुआ करते थे, वो बोलते थे कि क्योंकि औरतें जो हैं वह आदमियों से 5 साल ज़्यादा जीती हैं ऑन एन एवरेज, मतलब सामान्य तौर पे, तो उनको जो था डिमेंशिया के डायग्नोसिस होने के जो चांस थे वो ज़्यादा थे। पर अभी जो है जो शोध हो रहे हैं वह जो हैं आदमी और औरत के बीच के जो भेद है इसको थोड़ा-सा इसके बारे में थोड़ा क्लैरिटी देते हैं और कहते हैं कि अल्ज़ाइमर्स का जो डायग्नोसिस जो है वह औरतों और आदमियों में करीब-करीब एक ही उम्र में आता है। ज़्यादा या कम का उसमें बहुत ज़्यादा भेद नहीं होता है। और इसका जो आंसर जो है इस बात को अगर हम और बारीकी से देखें तो इसमें और भी काफ़ी सारी कॉम्प्लिकेशंस हैं। और औरतों को जो है वो ज़्यादा बायोलॉजिकल एक रिस्क रहता है, आनुवंशिक तौर पे उनको ज़्यादा रिस्क रहता है ये डिज़ीज़ को डेवलप करने का। जेनेटिक, हार्मोनल और बहुत सारे ऐसे कारण हैं जिनकी वजह से। तो एक ऐसी स्टडी हुई थी जिसके अंदर उन्होंने जेनेटिकली वल्नरेबल, मतलब जिनके अंदर ज़्यादा ऐसे जीन्स हैं जिनसे उनको ज़्यादा अल्ज़ाइमर डेवलप हो सकता है। इस संबंध में उन्होंने स्टडी की है ऐसे औरत और आदमियों को जो कि 55 से 85 की एज के बीच में थे। और ऐसा देखा गया कि इन सभी पुरुष और महिलाओं के अंदर अल्ज़ाइमर डेवलप करने के जो चांसेस जो थे वो करीब-करीब एक जितने थे। सिर्फ़ 65 से 75 की उम्र को अगर छोड़ दिया जाए तो बाकी सब में सेम था। क्योंकि 65 से 75 की उम्र में जो औरतें जो होती हैं, उनके अंदर ज़्यादा रिस्क होता है डिमेंशिया डेवलप करने का। क्योंकि उनके अंदर जो होता है मेनोपॉज़ के बाद के जो बदलाव आते हैं, उनका कहीं न कहीं हार्मोनल प्रभाव पड़ता है जिससे कि डिमेंशिया के चांस बढ़ जाते हैं और जेनेटिक लेवल तक ये चीज़ असर डालती है। और इसके अलावा कुछ ऐसे जीन्स भी थे जो इसके लिए प्रभाव डालते थे। एक और शोध में ऐसा पता चला कि जिन औरतों को माइल्ड कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट एमसीआई, ये अक्सर डिमेंशिया से पहले देखा जाता है या कुछ लोगों में पाया जाता है जिनमें एक उम्र के बाद थोड़ा-थोड़ा जो है उनकी थिंकिंग स्किल्स में, थिंकिंग, रीज़निंग या मेमोरी इन सब में प्रभाव आता है, जिसमें बहुत ज़्यादा वो अल्ज़ाइमर जैसा तो नहीं होता है बट अल्ज़ाइमर से थोड़ा माइल्ड लेवल पर होता है, जो कि एक अर्ली फॉर्म हम कह सकते हैं अल्ज़ाइमर की। तो इनके अंदर जो औरतों में जो चांस देखे गए कि आदमियों के मुकाबले ज़्यादा जल्दी वो अल्ज़ाइमर की तरफ बढ़ते हैं एमसीआई, मतलब माइल्ड कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट के बाद। तो ये भी एक जो है शोध के थ्रू पता चला, जिससे पता चलता है कि औरतों में क्यों रिस्क जो है डिमेंशिया का वो ज़्यादा है। एक तो उनके अंदर 65 से 75 की उम्र में ज़्यादा रिस्क हो जाता है और दूसरे कई सारे ऐसे रिस्क हैं जो हार्मोनल रीज़न्स की वजह से देखे जाते हैं। एक और रिसर्च बताती है क्योंकि आदमी जो है उनकी हार्ट हेल्थ जो है, दिल की जो उनकी जो सेहत होती है वो कमज़ोर होती है औरतों के मुकाबले, और वो मिडल एज में 40-50 की एज में उनके हार्ट अटैक से मरने के चांस औरतों के मुकाबले ज़्यादा होते हैं। तो जो आदमी लोग 65 या उसके बाद जी लेते हैं, उनकी हार्ट की हेल्थ बहुत अच्छी होती है और उनकी ब्रेन फंक्शनिंग भी जो है वह ज़्यादा बेहतर होती है, जिसकी वजह से उनके अंदर डिमेंशिया के रेट कम पाए जाते हैं औरतों के मुकाबले। आदमियों की हेल्थ, हार्ट हेल्थ का बाकी आदमियों के मुकाबले या औरतों के मुकाबले बेहतर रही होगी, इसलिए उनकी कहीं न कहीं उनके अंदर ब्रेन हेल्थ भी जो है वह बेहतर पाई जाती है औरतों के मुकाबले। ब्रेन हेल्थ बेहतर करने के कई सारे फैक्टर होते हैं, जैसे एक्सरसाइज़ होता है, डाइट होता है, अच्छी नींद लेना और अच्छा कॉग्निटिव रिज़र्व होना। अक्सर ऐसा होता है कि अलग-अलग शोध जो होते हैं वह अलग-अलग फैक्टर्स और अलग-अलग कारणों को दर्शाते हैं जो कि डिमेंशिया और दूसरे जो हेल्थ फैक्टर्स हैं उसमें रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं। और अभी एक रीसेंट एक शोध हुआ है जिसने एक बहुत ही नया फैक्टर एक सजेस्ट किया है, इंडिकेट किया है, बताया है, जो कि औरतों में डिमेंशिया के रेट को 88% तक कम कर देता है। वह है मिड लाइफ में 40-50 के दशक में ज़्यादा अच्छी हार्ट हेल्थ होना, कार्डियोवैस्कुलर एंड्योरेंस। एंड्योरेंस होता है जिसके अंदर दिल की और अंदर जो खून की नलियां हैं उसकी मांसपेशियों में ज़्यादा ताकत होना,
खून के दौरे को और खून के दौरे से मिलने वाले प्रेशर को सहन करने की ज़्यादा क्षमता होना, उसे कहते हैं एंड्योरेंस, जो कि अक्सर जिम जाने वाले और कसरत करने वाले लोगों में ज़्यादा पाई जाती है, जिससे कि दिल की नलियों की जो मांसपेशियाँ हैं वे मजबूत हो जाती हैं और मजबूत होने की वजह से ज़्यादा मेहनत का काम व्यक्ति जो है वह कर पाता है, कम थकान के। तो इस शोध में क्या किया गया, आइए ज़रा थोड़ा इस पर बात करते हैं। इस स्टडी में 191 191 स्वीडिश औरतें जो थी, स्वीडन की 38 से 60 साल की उम्र के बीच, उन्होंने एक साइक्लिंग टेस्ट दिया। और साइक्लिंग टेस्ट मतलब बहुत देर तक उन्होंने साइकिल चलाई, तब तक कि जब तक वे थक ना जाएं। और इसके बेसिस पे उनके हार्ट की जो कैपेसिटी थी उसको मेजर किया गया और उसका पीक लेवल, सबसे ज्यादा उनका हार्ट कितनी देर तक कितना बेहतर काम कर सकता है, इसका लेवल जांचा गया। और इसके बेसिस पे, इसके आधार पे 3 अलग-अलग ग्रुप में इन औरतों को डिवाइड किया गया, बांटा गया। एक हाई फिटनेस वाली, एक लो फिटनेस वाली और एक मीडियम फिटनेस वाली। तो 191 औरतों में से जो 59 औरतें जो थी वह लो फिटनेस ग्रुप में थी, मीडियम फिटनेस में 92 औरतें थी और हाई फिटनेस ग्रुप में 40 औरतें थी। फिर इस शोध में 44 साल तक, 44 इयर्स, 44 साल तक इन औरतों को फॉलो किया गया। इनको बार बार बुला के इनके हार्ट की, हेल्थ की और दूसरे कई सारे पैरामीटर्स की इनकी जांच की गई। और ये पाया गया कि 44 साल बाद इनमें से केवल 44 औरतों को डिमेंशिया हुआ, 191 में से, मतलब 147 औरतों को डिमेंशिया नहीं हुआ। इनमें से जो लो फिटनेस वाली जो महिलाएं थी उनमें 32% औरतों को डिमेंशिया हुआ, जिनके हृदय में क्षमता कम थी साइक्लिंग टेस्ट को पास करने की या उसको पूरा करने की, मतलब उनके दिल की मांसपेशियों की ताकत कम थी और वो जल्दी थक जाती थी, एग्जॉस्ट हो जाती थी जब साइक्लिंग टेस्ट उनका लिया गया था। तो इन 59 औरतों में से 32%, मतलब करीब करीब एक तिहाई, 20 औरतें डिमेंशिया का शिकार हुई। मीडियम फिटनेस ग्रुप में जिसमें 92 औरतें थीं, उसमें 25% औरतों को डिमेंशिया हुआ, मतलब 22 औरतों को। और जो हाई फिटनेस ग्रुप था जिसमें 40 औरतें थीं, उसमें केवल 5% औरतों को डिमेंशिया हुआ, केवल 2 औरतों को। तो पहले लो फिटनेस वाले में 20 औरतों को हुआ, मीडियम फिटनेस वालों में 22 को हुआ और हाई फिटनेस वालों में 2 को हुआ, तो कुल 44 औरतों को इस प्रकार डिमेंशिया हुआ। यहाँ ये देखने का है कि भले ही मीडियम फिटनेस ग्रुप में ज्यादा औरतें थी, 22 थी, बट वो 92 के मुकाबले 22, जो कि 25% था, जबकि लो फिटनेस जिसमें केवल 59 औरतें थी उनमें 32% हुआ, जो कि प्रतिशत ज्यादा था। इसके बाद ये भी किया गया कि जो इसके अंदर जो डिमेंशिया और फिजिकल फिटनेस के बीच जो रिलेशन होता है, जैसे मान लेते हैं कि जो फिटनेस लेवल जो था, जैसे मान लीजिए वो कोई एक्सरसाइज कर रहे हैं, कोई नहीं कर रहे हैं, किसी की ओवरऑल हेल्थ अच्छी है, ओबेसिटी है या मोटापा है या डायबिटीज है, इन सब चीजों के हिसाब से भी डिमेंशिया का रिलेशन को भी उन्होंने कंट्रोल किया। कंट्रोल का मतलब है कि इसके इफेक्ट को निकाल दिया, इसको खत्म किया, मतलब इसको इस तरह से देखा गया कि अगर मान लेते हैं कि अलग अलग हार्ट कैपेसिटी के लोगों की अलग अलग फिटनेस है, तो फिटनेस का हम इशू निकाल देते हैं, हमें कह सकते हैं कि भाई फिटनेस का भी तो डिमेंशिया पे असर पड़ता होगा, तो चलो ऐसा करते हैं, फिटनेस को हम कैंसल आउट करते हैं। तो उसके बाद हमें ये पता चलेगा कि जो हार्ट की कैपेसिटी थी उसका ओवरऑल इम्पैक्ट डिमेंशिया पे कितना था। तो भी हमने जो शोध में जो देखा गया वह ये देखा गया कि 45% औरतें जो थी, पूरा 45% औरतें जो थी वो फिटनेस टेस्ट नहीं दे पाई थी, उन्हीं को डिमेंशिया हुआ था। 45% ऐसी औरतें, ये पूरे 191 में से देखा उन्होंने। सो ओवरऑल हम ये कह सकते हैं शोध के निष्कर्ष पे ये बात करें अगर, कि जो फिटनेस, जो हाई फिटनेस ग्रुप जो था वो 88% संभावनाएं उसमें कम थी डिमेंशिया डेवलप करने के, कंपेयर टू मीडियम फिटनेस ग्रुप, जो मीडियम फिटनेस ग्रुप था। क्योंकि लोग को तो चलो हमने जो है हमने मान लिया कि चलो उनके अंदर ज्यादा संभावना है डिमेंशिया की, बट जो मीडियम वाले हैं उससे भी 88% संभावनाएं उनमें कम थी मीडियम फिटनेस ग्रुप से। इसी के साथ एक बहुत और चौंकाने वाली फाइंडिंग ये थी कि जो हाई फिटनेस ग्रुप जो था, जिसमें केवल 2 औरतों को डिमेंशिया हुआ था, 40 में से 5% औरतें, उनको मीडियम फिटनेस ग्रुप वाली औरतों के मुकाबले, जिसमें 25% औरतों को डिमेंशिया हुआ था, 92 औरतें थी, उनके मुकाबले जो 22 औरतें थी, उनके मुकाबले इन 2 औरतों को 11 साल बाद डिमेंशिया हुआ। मतलब जो वो 22 औरतें थी उनकी एवरेज एज जो थी वह 79 साल थी, 79 ईयर्स की एज में आम तौर पे देखा उनको डिमेंशिया डेवलप हुआ। जबकि हाई फिटनेस वाली ग्रुप की जो औरतें थी उनमें 90 की उम्र में डिमेंशिया डेवलप हुआ, इन दोनों में।
तो ये बहुत ही हैरान कर देने वाली फाइंडिंग थी और नई फाइंडिंग थी, इससे पहले ऐसा कभी देखा नहीं गया था स्टडीज़ में। अच्छा, जो शोधकर्ता होते हैं वह अक्सर इन 2 फैक्टर्स के संबंध को देखने के लिए, जैसे हार्ट की कैपेसिटी और कार्डियोवैस्कुलर एंड्योरेंस और डिमेंशिया के लिंक को देखने के लिए अक्सर ये भी देखते हैं कि हो सकता है किसी और फैक्टर्स या और कारणों की वजह से जो ज़िम्मेदार हो सकते हैं डिमेंशिया के लिए, उनकी वजह से हुआ हो, क्या पता हमने वो जाँची नहीं इस वजह से हमें पता ना चल पाए। तो शोधकर्ताओं ने क्या किया, स्टैटिस्टिकली अ, बड़े सारे दूसरे जो फैक्टर्स थे जो ब्रेन हेल्थ को इन्फ्लुएंस करते हैं, जैसे कि स्मोकिंग हो गया, ड्रिंकिंग हो गया, शराब पीना, ब्लड प्रेशर हो गया, हाई बीपी या लो बीपी का होना या कोलेस्ट्रॉल लेवल हो गया, इनको भी जांचा। ये देखा कि क्या पता कि जो लो फिटनेस वाली जो औरतें हैं उनके अंदर कोलेस्ट्रॉल ज्यादा होगा, इस वजह से प्रॉब्लम हो रही होगी, या उनका बीपी ज्यादा होगा। तो ये देखना कि बीपी, कोलेस्ट्रॉल और स्मोकिंग, अल्कोहल, इन सबका अगर इफेक्ट हटा दिया जाए तो क्या ब्रेन की जो हेल्थ है, डिमेंशिया का होना या ना होना, क्या केवल और केवल हार्ट की कैपेसिटी से रिलेटेड है, कार्डियोवैस्कुलर कैपेसिटी या एंड्योरेंस से रिलेटेड है? तो इन सब चीज़ों को भी आपस में रिलेट करके देखा गया। तो शोधकर्ताओं ने ये निष्कर्ष निकाला कि ये बात तो सही है कि जो ये जो स्टडीज़ होती हैं, ये कारण तो नहीं ढूँढ पाती। हम ये तो नहीं कह सकते कि यही कारण है हार्ट की कैपेसिटी है ये, क्योंकि हार्ट की जो कैपेसिटी है, हार्ट की जो एंड्योरेंस है, वो भी तो किसी वजह से बड़ी होगी या कम हो गई होगी। तो ये तो नहीं कह सकते कि कौन से ऐसे तथ्य या कौन से ऐसे फैक्ट थे, जैसे जेनेटिक था या डाइट थी या कोई और कारण थे जिस वजह से जो था हार्ट की जो थी एंड्योरेंस जो थी वह ज़्यादा थी और जिस वजह से इन लोगों में डिफरेंस देखे गए थे डिमेंशिया को लेकर। पर ये ज़रूर देखा गया कि जिन लोगों की फिटनेस ज़्यादा थी, उनमें डिमेंशिया का रिस्क कम मिला। जिन लोगों की फिटनेस ज़्यादा थी। तो थोड़ा-थोड़ा मात्रा में भी अगर किसी के अंदर अगर ज़्यादा अच्छी फिटनेस है बाकियों के मुकाबले, नीचे वाले स्तर के लोगों से ऊपर वाले स्तर की हेल्थ बेटर है, तो डिमेंशिया का रिस्क कम ज़रूर मिला उन लोगों में। तो थोड़ा-सा सैंपल था, बहुत बड़ा सैंपल भी नहीं था, मतलब 191 लोगों का था। हम सोच सकते हैं कि अगर हम 1000 या 10,000 लोगों पर रिसर्च करें तो शायद उसके अंदर अलग चीज़ें देखने को मिलें। खैर, बट फिर भी हार्ट का जो हेल्थ है उसका डायरेक्ट रिलेशनशिप हमारे डिमेंशिया से देखा गया। और भी ऐसे कई सारे रिसर्चेज़ हुई हैं जिनमें ऐसा देखा गया है कि एक समय पर उनको ज़्यादा एक्सरसाइज़ करने के लिए बोला और ज़्यादा एक्सरसाइज़ कर कई साल तक या कई महीनों तक वो किए। तो उसके बाद उनकी कॉग्निटिव और थिंकिंग की जो थी हेल्थ देखी गई और देखा गया कि उनके अंदर डिमेंशिया कम पाया जा रहा है। तो ऐसे कई सारे शोध और भी हुए हैं जिनके अंदर करीब-करीब एक जैसी फाइंडिंग्स जो हैं वो देखने में आई हैं। सो अगर हम इसका अगर निष्कर्ष निकालें इस रिसर्च का या और ऐसी जो रिसर्च हुई है, तो ये कहना गलत नहीं है कि जो एक्सरसाइज जो है, फिटनेस लेवल एक्सरसाइज और हार्ट की जो हेल्थ को बढ़ाते हैं, जिससे तो उसका जो है वो ब्रेन को बूस्ट करने में, ब्रेन की हेल्थ को बढ़ाने में बहुत बड़ा रोल है और इसका बहुत स्ट्रॉन्ग एविडेंस है। और ये कहना सही है कि ब्रेन की हेल्थ का जड़ में कहीं न कहीं फिजिकल फिटनेस आता है। तो यहाँ आपको 3 टिप्स दी जा रही हैं जिससे कि आप अपना फ़िटनेस प्लान शुरू कर सकते हैं, जिससे कि आपकी ब्रेन पावर बेहतर हो। पहला, अपनी फ़िटनेस को इस तरह से समझें कि वह एक प्रकार का सेल्फ केयर है। खुद की परवाह कर रहे हैं, खुद की चिंता कर रहे हैं और खुद का ध्यान रख रहे हैं। फ़िटनेस को ऐसा करके मानें। फ़िज़िकल हेल्थ या आपकी एक्सरसाइज़िंग जो है उसको इस प्रकार से देखें। जब आप अपनी इच्छा शक्ति से अपने ब्रेन के स्वास्थ्य का ध्यान रखते हैं, तो आप अपना पर्सनल लाइफ और अपनी जो प्रोफेशनल लाइफ है, उसकी कामयाबी के संभावनाएं बढ़ा देते हैं। अपने जीवन में ज़्यादा आनंद की प्राप्ति करते हैं और अपने रिश्ते मजबूत करते हैं। कि जो ब्रेन हेल्थ है, वो आपके लिए ज़रूरी क्यों है और वो सारे ऐसे कारण लिखें जो आपको मोटिवेट करते हैं या करेंगे, जिससे कि आप अपनी फ़िटनेस को प्रायोरिटी दे सकें, प्राथमिकता दे सकें, ताकि उसे आप अपने सेल्फ केयर का एक बहुत ही अहम अंग, एक अहम हिस्सा बना सकें। दूसरा पहलू है यहाँ पे कि आज ही शुरू करें, बजाय ये सोचे कि आपकी उम्र क्या है या आपका फ़िटनेस लेवल क्या है। ऐसा देखा गया है कि जो ब्रेन चेंजेस जो होते हैं, दिमाग में बदलाव जो आते हैं अल्ज़ाइमर के आने से पहले, वो करीब-करीब 20 साल पहले से आने लगते हैं। सो ये बहुत ज़रूरी होगा, अहम होगा कि जो औरतें हैं, महिलाएँ हैं, वह अपने ब्रेन की हेल्थ को प्रायोरिटाइज़ करके चलें, प्राथमिकता देके चलें अपने पूरे जीवन भर। ये ना सोचें कि बड़ी उम्र में करेंगे या छोटी उम्र में कर लिया जाए, ऐसा नहीं है। कुछ ऐसे एक्सेप्शन हैं जिसमें ऐसा देखा गया है कि कुछ औरतों ने जिन्होंने
60 साल के बाद भी ब्रेन की एक्सरसाइज करना शुरू किया, मतलब ब्रेन गेम्स या ब्रेन टीजर्स इस तरीके की एक्सरसाइज टास्क किए, तो उनकी मेमोरी और उनकी ब्रेन हेल्थ बहुत अच्छी देखने में मिली और उन्होंने ब्रेन की एक्सरसाइजेज या जो भी फिजिकल एक्सरसाइजेज की। पर आम तौर पे अगर हमें अल्जाइमर्स को प्रिवेंट करना है, यहाँ तक कि मॉडरेट लेवल तक का जो अल्जाइमर है उसको भी अगर हमें प्रिवेंट करना है, तो हमें एक्सरसाइज करनी चाहिए ताकि हमारी जो कॉग्निटिव हेल्थ है, थिंकिंग की जो हेल्थ है, फंक्शनिंग है, वो इम्प्रूव हो सके। तो ये कहना सही होगा कि कोई उम्र नहीं है, कभी भी देरी नहीं हुई, आज भी आप शुरू कर सकते हैं। और अपनी जो भी आपकी फ़िटनेस रूटीन होगी, तीसरा पॉइंट है ये, आपकी जो फ़िटनेस रूटीन है उसके अंदर एंड्योरेंस एक्सरसाइज़ ज़रूर लाएँ। मतलब जिससे कि दिल और दिल तक खून पहुँचाने वाली जो नलियाँ हैं, आर्टरीज़ जो भी हमारे खून पहुँचाती हैं और जो हार्ट जो है ख़ासकर, उसकी मसल्स को जो स्ट्रॉन्ग करने का काम करे, जो हमारी एंड्योरेंस बढ़ाए, ऐसी एक्सरसाइज़ को इंक्लूड करें, शामिल करें और साथ ही साथ वैरायटी भी ज़रूर रखें। अगर आप रेगुलर एक्सरसाइज नहीं करते, जो कि आप में से ज़्यादातर की शायद आदत हो सकती है, तो 5 मिनट एक दिन में एक्सरसाइज करना शुरू करें, 5 मिनट बहुत होगा। अगर आप ऑलरेडी अगर एक्सरसाइज कर रहे हैं, रेगुलर हैं, तो अपनी जो ड्यूरेशन है मतलब कितना देर आप एक्सरसाइज करते हैं, उसको 30 मिनट तक तो कम से कम करने की कोशिश करें। भले ही आप थोड़ी देर करते होंगे, 5, 10, 20 मिनट, 15 मिनट, थोड़ी देर या कोई योगा करते होंगे। नहीं, आपको एक्सरसाइज कीजिए आप, फिजिकल एक्सरसाइज कम से कम 30 मिनट और वो भी हफ्ते में कम से कम 4 से 5 बार। ये नहीं कि एक दिन एक बार कर लिया हफ्ते में संडे के संडे, ऐसा नहीं। कम से कम हफ्ते में 4 से 5 बार क्योंकि ये जो 4 से 5 बार 30 मिनट कम से कम करना, ये काफ़ी सारी स्टडीज़ में, शोधों में पाया गया है कि ये बहुत ही ऑप्टिमल लेवल होता है। मतलब आम तौर पे अगर इतना किया जाए तो ब्रेन की और हार्ट की हेल्थ के लिए बहुत सफिशिएंट होता है, काफ़ी होता है। इसके बाद ये तो बात रही फ्रीक्वेंसी की, कितनी देर आप कर रहे हैं, ड्यूरेशन की। अब इसके साथ-साथ उसकी इंटेंसिटी पर भी ध्यान दें, जो आपका वर्कआउट है। जैसे हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग जो HIIT नाम से जानी जाती है, उसमें क्या किया जाता है कि बहुत थोड़े टाइम के लिए बहुत तेज़ी से एक्सरसाइज़ कर ली जाती है। कोई भी कार्डियोवैस्कुलर एक्सरसाइज़ जैसे साइक्लिंग हो गई या दौड़-भाग करना हो गया, वैसे आम तौर पे इसमें साइक्लिंग को इंक्लूड किया जाता है। और उसको लो इंटेंसिटी एक्सरसाइज़ेज़ के साथ, फिज़िकल एक्टिविटी या फिज़िकल एक्सरसाइज़ के साथ उसको अल्टरनेट किया जाता है। मतलब पहले आप क्या करें, 5 मिनट बहुत तेज़ एक्सरसाइज़ करें, बहुत तेज़ साइक्लिंग करें, फिर उसके बाद थोड़ी देर के लिए या तो बहुत हल्के-हल्के साइकिल चलाएँ या बिल्कुल रेस्ट कर लें। सो HIIT जो है, जो हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग जो है, हाई इंटेंसिटी मतलब बहुत तेज़ी से, इंटरवल ट्रेनिंग मतलब थोड़े-थोड़े देर के बाद करें। यहाँ तक कि ये भी देखा गया है कि हफ्ते में 2-3 बार भी अगर ये किया जाए तो काफ़ी होता है। तो ये जो है अक्सर देखा गया है, कई सारे शोधों में देखा गया है कि हमारी एजिंग जो है, एजिंग प्रोसेस, उम्र के बढ़ने का जो प्रोसेस है उसको धीमा कर देता है। तो हमें काफ़ी हद तक ये जवान रखती है ये इस टाइप की एक्सरसाइज़ जो है। और सेलुलर कोशिकाओं के स्तर पर भी इसके बदलाव देखे गए हैं। और अब इम्पोर्टेंट होता है वैरायटी ऐड करना अपने वर्कआउट में। तो ये नहीं कि एक ही टाइप की एक्सरसाइज कर रहे हैं, अलग-अलग चीज़ें कोशिश करें। जैसे वॉक कर सकते हैं आप या हाइकिंग कर सकते हैं और स्विमिंग कर सकते हैं, डांसिंग कर सकते हैं या बाइक वगैरह कुछ साइक्लिंग वगैरह चला सकते हैं या HIIT रख सकते हैं और लोअर इंटेंसिटी वाले अल्टरनेटिव्स इसमें रखें जैसे थोड़ा बहुत एरोबिक्स हो गया या ऐसे करके आप इंक्लूड कर सकते हैं। ध्यान रखें कि आप अपने जो भी हेल्थ केयर प्रोवाइडर हैं, आपके डॉक्टर जो हैं, फिजिशियन जो हैं, उनसे एक बार ज़रूर बात कर लें। कोई भी अगर अपने एक्सरसाइज़ के प्रोग्राम में, रूटीन में अगर आप कोई बदलाव लाना चाहते हैं, क्योंकि अचानक से अगर आप अपने सोच से, अपनी मर्ज़ी से लाएँगे, तो हो सकता है आपकी हार्ट की हेल्थ के लिए वो बिल्कुल उल्टा काम करे। सो ये चीज़ ज़रूरी है कि अभी हमने देखा कि प्रायोरिटाइज़ करना अपनी फिज़िकल हेल्थ को, अपनी ब्रेन हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है और आगे आने वाले सालों में आपके जीवन के जो आगे के साल हैं, उसमें आपको ये बहुत हद तक फ़ायदे दे सकता है, लंबे समय तक। धन्यवाद।